Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics and we are studying today unit 3rd. हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है. अब हम यूनिट 3rd स्टार्ट करेंगे. यूनिट 3rd का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 है, ठीक है. यूनिट 3rd में हमारा चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 आते हैं. चैप्टर 4 का नाम है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. जबकि चैप्टर 5 का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ठीक है, ये चैप्टर 4 है और ये चैप्टर 5. ओके. यूनिट 3rd मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5. चैप्टर 4 का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और चैप्टर 5 का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर. So let's start our video with our chapter 4, that is moving charges and magnetism. तो इसमें सबसे पहले आता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास 10th आपने पढ़ा होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में. उसमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताया हुआ है, ठीक है. तो ऑर्स्टेड ने यहाँ पर भी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो 10th में आ चुका है. यहाँ पर भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, उसका भी ब्रीफ में ही है. ऑर्स्टेड ने जो देखा कि मैग्नेटिक कंपास को यदि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना. इससे उसने बताया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो लिखते हैं ऑर्स्टेड ऑब्जर्व्ड Oersted observed that when a magnetic compass is placed close to या near लिख लीजिए, close to current carrying conductor, या फिर वायर लिख सकते हैं. करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर वायर. ओके. Then it shows deflection. It means current carrying conductor produces magnetic field. It means current carrying conductor produces magnetic field. ओके. इसके बाद आता हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ. लिखा बायो उठ जाता है लेकिन बोलो बायो जाता है, 30 साइलेंट रहता है. बायो-सावर्ट्स लॉ. बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? किसी करंट
एलिमेंट आइडियल के कारण, किसी करंट एलिमेंट आइडियल के कारण किसी पॉइंट पी पर जिसका पोजीशन वेक्टर आर हो पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दिया जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसे हम लाप्लास लॉ भी बोलते हैं। ओके, बायो-सावर्ट्स लॉ को हम लाप्लास लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, सो it is also known as Laplace law। ठीक है, it states that the magnitude of the magnetic field dB vector at a point P of position vector vector r due to a current element ideal, current element क्या हमारा ideal is given by dB equals to म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट और आई पास में ले लेंगे अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई हो गया हमारा। डी एल जो है हमारा लेंथ एलिमेंट था और क्रॉस प्रोडक्ट होगा हमारा इसका वेक्टर आर के साथ, तो यहाँ आर स्क्वायर के प्लेस पर आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यदि कंसीडर कीजिए ये हमारा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक सॉरी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे कंसीडर कीजिए आई करंट फ्लो हो रही है। यदि यहाँ पर हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लें डी एल, छोटा सा लेंथ एलिमेंट, इतना सा एक ये एलिमेंट ले लिया हमने, लेंथ एलिमेंट डी एल ले लिया। इस सिचुएशन में क्या होगा हमारा, यदि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये पोजीशन वेक्टर उसका R है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा हमारा, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, कंसीडर कर लीजिए वो थीटा है। तो ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, वेक्टर डी बी को म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, लेंथ एलिमेंट डी एल, ये जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर आर के साथ आर। ओके, और यदि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो साइन थीटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा और फिर हमारा ये फार्मूला इस टाइप से बन जाएगा, डी बी इक्वल्स टू मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल और ये साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो अब ये म्यू नोट क्या है, म्यू नोट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर म्यू नोट इज PERMEABILITY permeability of free space। ओके, एंड थीटा, थीटा क्या है हमारा, थीटा एंगल है किसके बीच में, लेंथ एलिमेंट डी एल, ये जो लेंथ एलिमेंट डी एल लिया है वो और जो वेक्टर आ रहा है उसके बीच में, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन LENGTH लेंथ एलिमेंट, बिटवीन लेंथ एलिमेंट वेक्टर डी एल एंड वेक्टर आर। ओके,
अब हम देखते हैं कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। परमेबिलिटी किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को खुद से पास होने देता है, इसे ही परमेबिलिटी बोला जाता है। उस मटेरियल के लिए परमेबिलिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द परमेबिलिटी? डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। परमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है हमारा? इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द ABILITY एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल to permit the effect of magnetic field through it is the ability of a material to permit the effect of magnetic field through it. Okay, ये हो गया हमारा। नोट करके लिखेंगे हम। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ठीक है, टेस्ला को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, ये स्मॉल टी से रिप्रेजेंट, टेस्ला, TESLA, टेस्ला। ठीक है, और जो इसका दूसरा यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। ठीक है, आप इसे चाहे तो WB/m² भी लिख सकते हैं या फिर WB/m²। ठीक है, CGS यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो गॉस होती है इसकी CGS यूनिट। इट्स CGS यूनिट इज गॉस। कार्ल एफ गॉस जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम के ऑनर में इसको हमने गॉस कहा है। ठीक है, इट्स CGS यूनिट इज गॉस। और गॉस को जब हम सिंपली एक सिंपल नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर केवल कैपिटल G यूज़ करते हैं। ओके, 1 गॉस जो होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। ठीक है, 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 1G इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ T। ओके, ये नोट फर्स्ट था। ये जो हमने नोट फर्स्ट है हमारा, ये जो लिखा है हमने, नोट सेकंड और लिख लेते हैं। किसी भी लीनियर कंडक्टर की एक्सिस पर या उसकी सरफेस पर, हम बोल सकते हैं कोई थिन वायर है तो उसकी सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके लिए थीटा हमारा ज़ीरो होगा। और यदि थीटा 0 डिग्री है तो हमको पता है यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में क्या आता है? साइन थीटा आता है। ठीक है ना, हमारे इस फॉर्मूले में साइन थीटा आता है और साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हमारी 0 होती है। और इस 0 से किसी भी अदर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा आंसर? वो भी 0 में आएगा। ठीक है, सो ऑन द एक्सिस ऑफ अ लीनियर कंडक्टर, on the axis of a linear conductor or on the surface of a thin wire, magnetic field is a intensity, intensity is 0। ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो दी जाती है RHTR के थ्रू।
हालांकि ये जो आपने RHTR कोई नई चीज़ नहीं है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी डेफिनेटली, आपको आपके साइंस टीचर ने पढ़ाया होगा RHTR। अब आपको ये डेफिनेटली लग रहा होगा कि व्हाट इज़ दिस RHTR, दिस इज़ राइट हैंड थंब रूल। तो दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल। अब हम लिखते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में, लिखते हैं RIGHT, राइट हैंड थंब रूल, दैट इज़ RHTR, शॉर्ट में हम RHTR बोल देते हैं इसे, ठीक है। लिखते हैं, ये कंसीडर करके चलते हैं, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब इसके में जो फील्ड होगा, यदि हम इस टाइप से बात करते हैं, मान लीजिए ऊपर की डायरेक्शन में, देखिए मेरा ये आपको थंब दिख रहा होगा, ये इस टाइप से ऐसे, मैंने अभी ऐसे किया हुआ है, अब मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, ये मेरा थंब आपको दिख रहा होगा। यदि करंट हमारी नीचे से ऊपर की ओर इस टाइप से आ रही है, इस टाइप से आ रही है, ये पेन इस टाइप से लेटा हुआ है और ये इस टाइप से आ रही है, इस करंट यानी ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम कैसे बताएंगे इसे, हम ऐसे कहेंगे, यदि हमने करंट की डायरेक्शन अपवर्ड में थी, मैंने भी अब अपने राइट हैंड के थंब को अप डायरेक्शन में ले लिया है, ठीक है, तो ये जो फिंगर की ग्रिपिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। आपको इसमें वीडियो में दिख रहा होगा, ये थंब मेरा करंट की डायरेक्शन को बता रहा है और ये जो राइट हैंड की फिंगर की ग्रिपिंग है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। यानी कि इस केस में यदि हम बात करते हैं, इस टाइप से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट अप में है और कौन सा वाला पार्ट डाउन में है? तो इस टाइप से जो फिंगर की का कर्ल बन रहा है, यहाँ पर हम शो कर देंगे। इनवर्ड के लिए हम इस टाइप से शो करते हैं, सर्कल के अंदर क्रॉस शो कर देते हैं, और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए हम सर्कल के अंदर डॉट शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, आउटवर्ड को बताएगा ये, और ये हमारा इनवर्ड को बताएगा। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है। ये हमारा करंट आई है, ठीक है, दिस इज़ करंट आई, ओके। कंसीडर कीजिए यदि हमारी ये डायरेक्शन डाउनवर्ड होती, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती, तो हमारा जो फील्ड लाइन तो तब भी हमारी कर्ल सर्कुलर रिंग्स में ही होती, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा इस टाइप से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी हमारी, ठीक है। इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी आउटवर्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर आउटवर्ड होगा और यहाँ पर हमारा इनवर्ड होगा, ठीक है। बात क्लियर है। और इलेक्ट्रिक करंट हमारी नीचे की साइड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे आउट, लिख देंगे यहाँ पर, और इसे यहाँ पर लिख देंगे हम इन, ठीक है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल, ठीक है। कोशिश करके देखता हूँ, मैं थंब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट ओके, ये थंब है हमारा, ओके, ये हमारा थंब है। तो यदि ये थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट से मेरा मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो ये जो कर्ल है हमारा, ये जो हमारा इस टाइप से कर्ल बन रहा है फिंगर्स का, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ओके, इसे हम थ्योरी में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी होल्ड a current carrying conductor in our right hand such that the thumb represent मैं यहीं पर लिख देता हूँ, thumb represent the direction of current then the curvature यहाँ से लिखना है the direction of current, then the direction नहीं, then the योगा डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, then the curvature आएगा, then the curvature of the fingers around the conductor will represent the direction of magnetic field lines. ओके, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, इससे कंप्लीट जो हमारा है हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर will represent the direction of magnetic field lines. ओके, सो ये यहाँ से अकॉर्डिंग से लेकर यहाँ तक, ठीक है, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ ही मत लगाइए ऐसे इन्वर्टेड को, मैं यहाँ से कर सकते हैं, इफ़ से स्टार्ट कर सकते हैं, इफ़ वी होल्ड से लेकर और इफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तक, ये हमारा RHTR है, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, बात क्लियर है? होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हो तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। यदि हम किसी करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ें कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को बताए, तो इस सिचुएशन में जो हमारी फिंगर्स की कर्वेचर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगी। डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ if you like this video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you can not miss any of the notification sent by the YouTube. Thanks for watching once again. Have a wonderful day.